हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 3 टॉपिक के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो अंतिम नंबर तीसरा टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो तीनों का तीनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर समझेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक ना, इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता है? किसी धन आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र। किसी धन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्या? किसी धन आवेश का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसके चारों ओर मतलब अगल बगल, बाएं दाएं। तो किसी धन आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इससे मान लो यहाँ पे एक धन आवेश हमारा रखा गया है सबसे पहले से ही Q। तो Q क्या है? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास, इसके रेंज में एक अन्य कोई भी आवेश लाओ, या तो आप नेगेटिव चार्ज लाओ या तो आप पॉजिटिव चार्ज लाओ। तो जो चार्ज लाते हो वो चार्ज, वो आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि उस चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपने आपस में या अपने की ओर खींच रहा है या अपने से दूर कर रहा है। तो जब उस बल को अनुभव करेगा, जब वैद्युत बल का ये अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। बात समझ में आ गई? परिभाषा सिंपल सा है। क्या है कि किसी धन आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, चुंबक है। तो चुंबक का एक एरिया होता है, एक रेंज होता है, एक क्षेत्र होता है। वो क्या क्षेत्र होता है कि जब भी आप चुंबक के करीब में आप लोहे की कील या लोहे से बनी वस्तुओं को लाते हो तो लोहे की वस्तु क्या हो जाती है? उससे आकर्षित हो जाती है। तो एक रेंज होता है, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर। तो जितना रेंज पे वो जो चुंबक है किसी भी लोहे से बनी वस्तु को खींचेगा, उस हम क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन जब हम किसी भी चार्ज को लाएंगे पॉजिटिव चार्ज के पास, तो एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। कैसा बल का? वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो उस हम रेंज को, उस हम क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। समझ में आ गया? अब ये वैद्युत क्षेत्र जो होता है किसके वजह से होता है, इसका कारण क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है वो आवेश है। क्या है? आवेश मतलब चार्ज है। समझ में आ गया? तथा इसका प्रभाव भी आवेश पर ही पड़ता है। इसका मेन स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? आवेश ही है। और इसका प्रभाव भी किस पे पड़ता है? तो आवेश पर ही इसका प्रभाव भी पड़ता है। समझ में आ गया? दोस्तों, अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इसका यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लो, ठीक ना। तो किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर आरोपित बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। से मान लो यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज जिस बल का अनुभव करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। अब देखो, इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। से मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ई से। अब E बराबर होता है F/Q। अब Q कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। तो एकांक आवेश का इस Q का मान आप 1 मान लो, 1 यूनिट। तो जब 1 यूनिट मानोगे तो यहाँ पे एक फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन का, चाहे जैसा भी हो।
तो उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना। अब इसको लिखा गया है मैथमेटिकली फॉर्म में, E बराबर लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F/Q। F क्या है, फोर्स है, Q नॉट क्या है, तो परीक्षण आवेश है। ठीक। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, जिस पे हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं वो होता है परीक्षण आवेश। और जो आवेश को कोई भी बल देगा या लेगा, उस आवेश को डिस्टर्ब करेगा, तो उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, उस आवेश को हम बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा यानी कि डायमेंशन क्या होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और Q चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो E का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, अथवा इसका हम लिख सकते हैं इसकी बीमा, तो इसकी बीमा हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगी, वोल्ट पर, सॉरी यहाँ पे इसकी यूनिट ही हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। इसकी हम इसे निकाल सकते हैं। और इसकी बीमा कैसे होगी, तो न्यूटन का यहाँ पे बीमा क्या होता है, mlt-2, और कूलाम की यूनिट क्या होता है, AT बीमा होता है। अब इसको जब आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, mlt-3 A-1। अब आगे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है नोट के फॉर्म में, इसको समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु की स्थिति, माध्यम की प्रकृति तथा स्रोत आवेश या स्रोत आवेश के मान पर निर्भर करती है। 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, बिंदु कहाँ पे है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और माध्यम की प्रकृति क्या है। ठीक ना। और थर्ड नंबर पे आता है स्रोत आवेश के मान पे, स्रोत आवेश कितने कूलाम का है। इन तीनों चीज़ों पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करेगी। ठीक। अगला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। परीक्षण आवेश मतलब Q नॉट पे ये डिपेंड नहीं होगा। ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करते समय परीक्षण आवेश को अल्प मात्रा में रखा जाता है। जितना कम मात्रा में रखेंगे उतना ही फोर्स की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ठीक ना। तो अल्प मात्रा में रखा जाता है क्योंकि स्रोत आवेश अव्यवस्थित ना हो, स्रोत आवेश इससे डिस्टर्ब ना हो, उसका व्यवस्था गड़बड़ाए ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब नॉट चेंजेबल, चेंज ना हो। ठीक। अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर आरोपित बल F बराबर EQ से हम निकालते हैं। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से हम E बराबर निकाल सकते हैं। ठीक। F बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E इंटू Q, जो कि क्या हो जाएगा, धन आवेशित कण होने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेशित कण होने पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित हो जाता है। जब धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा में होगा, जब ऋण आवेश होगा, चार्ज कैसा होगा आपका, ऋण आवेश होगा, तो वैद्युत बल किधर होगा, उसके विपरीत में होगा। समझ में आ गया, आप यहाँ से निकाल सकते हो, देख सकते हो। F बराबर EQ है, तो Q पे ये डिपेंड करेगा। जब Q पॉजिटिव रहेगा तो सेम डायरेक्शन होगा, जब Q निगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी फोर्स की। समझ में आ गया। अब हम आगे समझते हैं एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय तथा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में साम्यावस्था में है तथा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज दे रखा है, यहाँ पे कोई एक चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पे इसका नीचे कौन सा काम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स mg, और ऊपर काम क्या करेगा आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि QE, फोर्स ऊपर काम करेगा। तो ये QE जो होगा mg के बराबर होगा, और यहाँ पे F नेट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। अब देखो F नेट मतलब mg माइनस QE बराबर 0, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, mg/Q। ठीक। अब यहाँ पे E का मान रख दो, क्या हो जाएगा, M का मान रख दो, G का मान रख दो, Q का मान रख दो। M का मान कितना होता है 9.1 × 10⁻31, और G का मान 10 रख दो, और यहाँ पे Q का मान सभी लोग जानते हो कि 1.6 × 10⁻19 होता है। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो E का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 5.6 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम, जो कि नीचे की ओर होगा। कहाँ पे होगा, नीचे की ओर। ठीक ना। इसी तरीके से अगला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्फा कण
गुरुत्वीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में साम्यावस्था में है, तब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा निकालिए। बहुत ही आसान है, कर सकते हो। एम अल्फा का मान दे रखा है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे अल्फा प्लस प्लस का यहाँ पे मान होता है ये कूलाम, ठीक। अब इसकी आसान है, नेट फोर्स निकाल लो, एम जी माइनस क्यू बराबर 0 कर लो। ई का मान यहाँ से निकाल लो, एम जी बाई क्यू। एम का मान रख दो, क्यू का मान रख दो, जी का मान रख दो। बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 2 × 10⁻⁷ ऊपर की ओर आ जाएगा। आगे समझ में। अब यहाँ पे सबसे अंतिम नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है टॉपिक? कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ये हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है आज का। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। एक स्रोत आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजन स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि यहाँ पे Q जो कि स्रोत आवेश है और यहाँ पे Q0 है जो कि परीक्षण आवेश है, ठीक। अब यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। क्या है? r है। तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें, तब Q0 पर आरोपित बल कितना होगा हम कूलाम के नियम के हिसाब से निकाल सकते हैं। क्या होता है कूलाम का नियम? F बराबर Q1 Q2 बटा में r² और यहाँ पे r कैप, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा C हो जाएगा या K हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? C कैपिटल Q स्मॉल Q0 बटे में r², ठीक, इंटू r कैप। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि E का मान क्या हो जाएगा? F/Q। F का मान यहाँ पर रखोगे तो E का मान यहाँ पे पूरा आ जाएगा CQ/r² r कैप। यहाँ से आप निकाल सकते हो E बराबर क्या हो जाएगा? CQ/r², और यहाँ से C का मान रख दो 1/4πε0 QR², और यहाँ पे r कैप से गुणा कर दो। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हो जाएगी। इसे आप नोट कर लेना। अब यहाँ पे इसके भी कुछ 2-3 नोट हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए वहाँ एक एकांक धन आवेश की कल्पना की जाती है। एकांक धन आवेश की कल्पना की जाती है तथा विभिन्न स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर आरोपित परिणामी बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे देखो, ठीक, दिखाया गया है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाया गया है और इसी को क्या करेगा? वो प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पे सेकंड नोट क्या है? तो विभिन्न स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है। अगर आप वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे देखो, एक Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है। Q2 के कारण यहाँ पे E2 वैद्युत क्षेत्र और Q1 की वजह से E1 वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे 0 और 0 और यहाँ पे या O और Q1 के बीच का डिस्टेंस R2 या R/2 ले लो, और इसको R/2 ले लो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R मान लो, ठीक। इस प्रकार अब Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। तो CQ1/r² होता है, तो r² की जगह आप क्या रखोगे? आप R/2 रखोगे, इतना आ जाएगा 4CQ1/r², ठीक। इसी प्रकार Q2 के वजह से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। E2 बराबर 4CQ2/r²। अब यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? दोनों का माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? E बराबर 4CR² Q1 - Q2, और ये E1 की ओर काम करेगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 धनावेश व्यवस्थित है। देखो यहाँ पे 3 धनावेश उपस्थित है, व्यवस्थित दिखाया गया है। प्रत्येक का परिमाण Q है। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा R है, तब इसके केंद्रक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो समझो, सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं AO, इसका नाम दे दो D, इसका नाम दे दो C, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे OBD में, ये है O, ठीक, और ये है B और ये है D। इस त्रिभुज में देख लो, देखोगे तो cos 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? BD/OB हो जाएगा। BD/OB आधार बटा लंब होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो R/2/OB। अब यहाँ से R का मान निकाल सकते हो, OB का मान कितना आ जाएगा? R/√3, ठीक। अब यहाँ से E1 का मान निकाल सकते हो, CQ/R। R का मान कितना है? तो R/√3 का होल स्क्वायर कर दो।
यहाँ से क्या आ जाएगा 3c³/r², यानी कि E2/E3 आ गया। E2 के बराबर क्या आ जाएगा E3। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो सब ऑटोमेटिक बराबर आ जाएंगे, E2 बराबर E3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे E1 और यहाँ पे E23 दिखाया गया है। अब यहाँ पे E23 कैसे निकालोगे, E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2E2 E3 cos 120। ये किसका है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, ठीक ना, उसी का ये फार्मूला दिखाया गया है। अब इसमें सबका मान रख दो, E2 E3 का मान रखोगे तो यहाँ पे ई नेट निकल के आ जाएगा जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि अनिर्धारित दिशा हो जाएगी इसकी। तो हो गया, इतना ही आज के टॉपिक के बारे में हमें जानना था, ठीक ना। और यहाँ पे एक बात और जान लो कि यदि 3 सदिश परस्पर 120 अंश 120 अंश और 120 अंश से कोण पर व्यवस्थित होते हैं तब इनका परिणामी सदिश शून्य प्राप्त हो जाता है। और कैसे होता है मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।